नमस्कार। आज हम विभिन्न प्रकार के चेक होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, चाहे वो बियरर चेक हो, ऑर्डर चेक हो, क्रॉस्ड एंड अकाउंट पेई चेक हो। इन सभी प्रकार के चेकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सामान्यतः जो चेक होते हैं उसमें बियरर चेक जो होता है वो जो पर्सन होता है, प्रेजेंटर होता है, उसे पैसा दे दिया जाता है। ये नेगोशिएबल होता है और ऐसे चेक जो बड़ी अमाउंट होती है उसके लिए कभी भी जारी नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा ऑर्डर चेक होता है, जो पार्टिकुलर पर्सन होता है, एंटाइटी होता है, उसे ही ऑन ऑर्डर जो इस पर लिखा होता है चेक पर, तो इसका भुगतान केवल उसी पर्सन या उसी एंटाइटी को किया जाता है और ये नेगोशिएबल होते हैं। और एंडोर्स होने के बाद ऐसे चेक थर्ड पार्टी को भी दिए जा सकते हैं। तो इन सभी चेक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो हमारा चेक है उसे हम जान लेते हैं कि चेक होता क्या है। चेक बैंक के लिए एक ऐसा बिना शर्त लिखित आदेश होता है जिनमें बैंकर को संबोधित किया गया होता है कि अमुक व्यक्ति को इतने रुपए अर्थात चेक पर लिखी गई राशि का भुगतान खाता धारक चेक देने वाले के अकाउंट से कर दे। भारत में मुख्यतः धारक चेक, स्टैल चेक और सेल्फ चेक प्रयोग में लिए जाते हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ चेंजेस किए हैं जो चेक से भुगतान होता है उस मामले में। तो वो क्या चेंज किए हैं और क्या वो नया सिस्टम है उसे भी आज हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो चेक का पहला प्रकार है धारक चेक, बियरर चेक और ओपन चेक जिसे कहते हैं। जब चेक पर बियरर नामक शब्द लिखे हों और उन्हें काटा नहीं गया हो तो ऐसे चेक को धारक चेक कहा जाता है। धारक चेक का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाता है जो बैंक के पास ऐसे चेक को ले जाता है या जिसका नाम उस पर अर्थात चेक पर लिखा होता है। हालांकि ऐसा चेक देना जोखिम भरा काम होता है, क्योंकि यदि यह चेक खो गया और किसी अनजान व्यक्ति को मिल गया तो वह इससे रुपए निकाल सकता है, भले ही उसका उस बैंक में खाता हो या ना हो। इस प्रकार का चेक नेगोशिएबल हो सकता है, अर्थात इस चेक को एंडोर्स करके थर्ड पार्टी को भी दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये चेक है 50,000 रुपये का ये चेक है, इस पर राइट साइड में लिखा हुआ है बियरर या धारक को दे। अगला जो चेक है वो है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक क्या होता है? जब चेक के ऊपर लिखा हुआ शब्द वाहक पेन से काट दिया जाता है और जब उसके स्थान पर ऑर्डर नामक शब्द लिखा जाता है तो ऐसे चेक को ऑर्डर चेक कहा जाता है। ऐसे चेक का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाता है जिसका उस पर नाम अर्थात पेई लिखा होता है। इसके अलावा इसके माध्यम से उस व्यक्ति को भी भुगतान किया जा सकता है जिसके नाम पर इसे हस्तांतरित किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पर्सन है जिसका नाम लिखा हुआ है और जो कोई एंटाइटी है जिसके नाम के आगे ऑन ऑर्डर लिखा होता है, और ऐसे चेक जो ये ऑर्डर चेक है ये भी नेगोशिएबल हो सकते हैं। अब हम बात करें जो चेक का अगला प्रकार है काटा गया चेक, जिसे हम क्रॉस्ड चेक या अकाउंट पेई चेक भी कहते हैं। ऐसे चेक में पेमेंट कैश में नहीं होकर के अकाउंट के अंदर होता है। पेमेंट बैंक के अकाउंट के अंदर ही होता है और ये नेगोशिएबल भी हो सकते हैं और नॉन नेगोशिएबल भी हो सकते हैं। इस प्रकार के जो चेक होते हैं उसमें क्रॉसिंग भी दो प्रकार की होती है। एक तो जनरल क्रॉसिंग होती है और एक अकाउंट पेई क्रॉसिंग भी होती है। एक स्पेशल क्रॉसिंग जब किसी जो बैंक कहा गया जो ऐसा बैंक है उसमें ही पैसा जाएगा तो ये स्पेशल क्रॉसिंग भी हो सकती है। अब हम समझते हैं कि इस प्रकार के जो चेक है उसमें बाईं ओर कोने पर पेन से दो समानांतर लाइनें खींची जाती है और एक क्रॉस चेक को बैंक के नगद काउंटर पर भुनाया नहीं जा सकता है। ये हमने बात पहले भी कही है कि इसे कैश में भुनाया नहीं जा सकता है, इसे केवल
जो पेई होता है उसके खाते में जमा किया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लेफ्ट साइड है वहाँ 2 लाइनें खींची गई है और उसके बीच में अकाउंट पेई ओनली लिखा हुआ है, जबकि राइट साइड में जो धारक को, बियरर को, वो शब्द काटा हुआ है। तो ऐसे चेक की निशानी है जिसे हम क्रॉस्ड या अकाउंट पेई चेक के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो चेक आता है उसका नाम है पूर्व दिनांकित चेक अर्थात एंड डेटेड चेक। यदि किसी चेक पर बैंक में पेश किए जाने से पहले की तिथि लिखी होती है तो ऐसे चेक को पूर्व दिनांकित चेक कहते हैं। इस तरह के चेक की वैधता चेक के जारी किए जाने की तारीख से 3 महीने तक की होती है। इसी प्रकार से बाद की तारीख का चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक भी होता है। अगर कोई चेक आगे आने वाली तारीख के लिए जारी किया जाता है तो इस प्रकार का जो चेक होता है उसे पोस्ट डेटेड चेक के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के चेक को उस पर लिखी गई तारीख से पहले नहीं भुनाया जाना चाहिए या नहीं भुनाया जा सकता है। स्टेल चेक की हम बात करें तो स्टेल चेक ऐसा चेक होता है यदि चेक जारी होने की तारीख के बाद बैंक के पास केस होने के लिए पहुंचता है, पर इस प्रकार के चेक को बासी चेक भी कहा जाता है। इस प्रकार के चेक का भुगतान बैंक द्वारा नहीं किया जाता है क्योंकि आरबीआई के नियम है, उस नियम के हिसाब से कोई भी चेक जारी होने की तारीख से 3 महीने के अंदर केस करा लिया जाना चाहिए। तो स्टेल चेक एक तरीके से वो चेक होता है जो उसकी अवधि से बाद में प्रस्तुत किया जाता है। अगर हम स्टेल चेक की जो मेन टॉपिक समझें, स्टेल चेक होता क्या है, तो हमें समझना होगा कि ये एक तरीके से ख़राब चेक होता है जो वैलिड नहीं रहता। वैलिड रहने का मतलब ये 3 महीने तक की अवधि तक ही वैलिड रह पाता है, उसके बाद में वैलिड नहीं रह सकता। उदाहरण के लिए हम कहें कि एक चेक है, मान लो, जो 25 जनवरी 2020 को इश्यू किया था, तो वो 24 अप्रैल 2020 तक ही वैलिड है। और अगर आज 26 अप्रैल 2020 तारीख है तो ऐसा चेक स्टेल चेक कहलाएगा क्योंकि ये अब वैलिड नहीं है। अगले चेक की हम बात करें, सेल्फ चेक। अब ये सेल्फ चेक क्या होता है इसे हम समझते हैं। जब अपने अकाउंट में से पैसा निकालने के लिए, खुद के अकाउंट में से पैसा निकालने के लिए चेक जारी किया जाता है तो उसे सेल्फ चेक नाम से ही पता चल रहा है। इस प्रकार का चेक एक खाता धारक के द्वारा स्वयं को केस के लिए स्वयं को जारी किया जाता है। पहले के नियमों के हिसाब से इस प्रकार का चेक केवल उसी बैंक में भुनाया या केस किया जा सकता है जहां पर इसे जारी करने वाले का खाता होता था। पहले ऐसे नियम थे, लेकिन अब वर्तमान में इस प्रकार के चेक से पूरे देश में कहीं भी केस निकाला जा सकता है। तो ये चेक उन व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने साथ केस नहीं रखना चाहते हैं और जो पूरे देश में कहीं पे भी पैसे निकलाना चाहते हैं, तो सेल्फ चेक यानी खुद का ही चेक, खुद के ही नाम से चेक बनाकर केस के रूप में इसे भुना सकते हैं। अगला जो चेक है उसे हम कैंसल्ड चेक यानी रद्द चेक कहेंगे। इस प्रकार का चेक केस नहीं कराया जा सकता है। इसको जारी किए जाने का कारण किसी को अपने बैंक की डिटेल देना होता है। हालांकि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम है, ईपीएस, उसके लिए भी इस प्रकार के चेक का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति केवल अपनी कुछ जानकारियाँ देना चाहे, महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जैसे उसके अकाउंट का नंबर क्या है, उसका आईएफएससी कोड क्या है, तो इस प्रकार का चेक जारी कर सकता है और इसे कैंसल्ड चेक के रूप में जारी किया जा सकता है। फिर ये चेक केवल जानकारी के रूप में काम में आएगा। तो ये चेक के कुछ प्रकार थे। इसके अलावा भी चेक के कुछ प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे ओपन या अनक्रॉस्ड चेक होता है जो नेगोशिएबल होता है, जिसे केस या अकाउंट में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और ऑर्डर या बियरर को भी ये नेगोशिएबल हो सकता है ऑर्डर पर। इसी प्रकार एक बैंक चेक होता है जो केवल जो मैक्सिमम लिमिट होता है उसके लिए ही ये अच्छा होता है।
ब्लैंक चेक, सॉरी ब्लैंक चेक की जगह मैंने बैंक चेक बोल दिया था। ब्लैंक चेक जो होता है वो केवल उस पर साइन होते हैं, खाली चेक होता है, और उस पर जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो असाइन कर ले तो ऐसा चेक अच्छा माना जाता है। इसके बाद में आते हैं हम अगले चेक पर, जो बैंकर्स चेक होता है। ये भी एक चेक का प्रकार है। इसे बैंक खुद इश्यू करता है, और बैंक खुद इश्यू क्यों करता है, क्योंकि बैंक खुद के बिहाफ पर भी इसे जारी कर सकता है। जैसे बैंक को अपने किसी प्रकार के खर्च की अदायगी करनी है, कोई बिल की अदायगी करनी है, तो खुद के बिहाफ पर भी जारी कर सकता है, या फिर जो कस्टमर है उसके बिहाफ पर भी इसे जारी कर सकता है। जैसे कॉलेज में फ़ीस जमा करानी है किसी कस्टमर के लिए, तो बैंक ऐसा चेक जारी कर सकता है। ये बैंकर्स चेक या डीडी इसके लिए ऑप्शन होते हैं, और ऐसा इसलिए भी किया जाता है क्योंकि फ़ंड की कमी होने के कारण, ताकि ऐसे चेक बाउंस नहीं हो जाए। और ये चेक नॉन नेगोशिएबल होते हैं, और ख़ास बात ये होती है कि 3 महीने के लिए वैलिड तो ये होते ही हैं, साथ ही यह सेम जो सिटी होती है उसी सिटी में ये पेएबल होते हैं जिस सिटी में लिखे गए हैं। बैंक, जैसे कि मैंने कहा, खुद का, जैसे अगर उसे रेंट देना है या किसी मैच्योरिटी अमाउंट का भुगतान करना है, तो ऐसे पेमेंट के लिए बैंक चेक काम में लेता है, बैंकर्स चेक काम में लिया जाता है। कैंसल्ड चेक के बारे में हम बात कर चुके हैं। स्टेल चेक भी हमने पढ़ा है। एक होता है म्यूटिलेटेड चेक या डैमेज चेक जिसे बोलते हैं। तो ये जो म्यूटिलेटेड चेक होता है ये डैमेज चेक होता है, जिसमें हो सकता है मिट्टी लगने से या धूल लगने से वो खराब हो गया हो, वो कटा फटा हो गया हो। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें जो MICR कोड होता है वो अगर ख़राब हो गया है तो ही ऐसे चेक को म्यूटिलेटेड चेक की श्रेणी में हम मानेंगे। MICR कोड अगर सही है और बैंक इसे सही मानता है तो फिर इसे म्यूटिलेटेड चेक नहीं मानेंगे। तो ये डैमेज्ड चेक हमने एक बात की। इसके अलावा एक गिफ्ट चेक भी हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा जो गेम्स होते हैं लास्ट में जो मनी दी जाती है प्राइज के रूप में, जैसे क्रिकेट का खेल होता है और मैन ऑफ द मैच को जो प्राइज़ मिलता है एक बड़ा सा चेक उसके हाथ में दिया जाता है। तो ऐसे बड़े बड़े साइज के जो प्री प्रिंटेड चेक होते हैं, डेकोरेटेड जो चेक होते हैं, उन्हें हम गिफ्ट चेक के नाम से जानते हैं। एक चेक ट्रेवलर्स चेक भी होता है। ट्रेवलर्स चेक क्या होते हैं इसके बारे में हम समझते हैं कि जो फिक्स्ड अमाउंट चेक होते हैं जिन्हें कहीं भी कैश किया जा सकता है, ख़ासतौर पे विदेश में पेमेंट की तरह इनका यूज किया जा सकता है। सिक्योरिटी के लिए यदि ज़्यादा कैश नहीं रखना चाहता हो कोई व्यक्ति तो ट्रेवलर्स चेक काम में ले सकता है। ऐसे चेक के लिए बैंक कुछ फीस लेता है और साइन होने के बाद ही प्रयोग हो तो चोरी होने का डर भी इसमें नहीं होता है और कैश अपने साथ में कैरी करने की आवश्यकता नहीं रहती है ट्रेवलर्स चेक की स्थिति में। तो ये कुछ चेक थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। और अब हम बात करते हैं कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 1 जनवरी से चेक से संबंधित कुछ नए नियम आ रहे हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक धोखाधड़ी पर रोक लगाने की खातिर एक नया सिस्टम ईजाद करने का फैसला किया है और इस नए सिस्टम का नाम पॉजिटिव पे सिस्टम है। पॉजिटिव पे सिस्टम रखा गया है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश में तेज़ी से बढ़ते बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। नए नियम लागू करने का उद्देश्य चेक का जो दुरुपयोग होता है उसको रोकना है। साथ ही हम कहें कि इसमें जो फर्जी चेक होते हैं उसके ज़रिए कोई धोखाधड़ी हो जाती है उसको भी कम किया जा सकता है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के इस सिस्टम के तहत 50,000 रुपये से अधिक रकम के भुगतान पर जरूरी जानकारियों को दोबारा कन्फर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी। यह नया नियम 1 जनवरी 2021 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। पॉजिटिव पे सिस्टम बड़े भुगतान वाले चेक
के विवरणों को फिर से जांचने की प्रक्रिया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात एनपीसीआई पॉजिटिव पे सिस्टम को विकसित कर इसे सहभागी बैंकों को उपलब्ध कराएगा और नए सिस्टम के तहत चेक जारी करने वाला व्यक्ति चेक की जो चेक की जानकारी है जैसे एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम के माध्यम से दे सकता है। चेक का भुगतान से पहले इन जानकारियों की दोबारा जांच की जाएगी। बैंक 50,000 रुपये और उससे ऊपर के जो सभी भुगतान होते हैं उसके मामले में खाता धारकों के लिए नया नियम लागू करेंगे। हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने का निर्णय खाता धारक करेगा। बैंक 5 लाख रुपए और उससे अधिक राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बताया कि जो ये चेक है जो इस प्रणाली के निर्देशों के अनुरूप है, सीटीएस ग्रिड में विवाद समाधान तंत्र के तहत स्वीकार किए जाएंगे। बैंक सीटीएस के बाहर जमा और जमा किए गए चेक के समान व्यवस्था लागू करने के लिए स्वतंत्र होंगे। पॉजिटिव पे सिस्टम एक स्वचालित टूल है जो चेक के जरिए धोखाधड़ी करने पर लगाम लगाएगा। इसके तहत जो व्यक्ति चेक जारी करेगा उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी। चेक जारी करने वाला व्यक्ति यह जानकारी एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम इन सभी माध्यमों से दे सकता है। इसके बाद चेक पेमेंट से पहले इन जानकारियों को क्रॉस चेक किया जाएगा। यदि इनमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो चेक से भुगतान नहीं किया जाएगा और संबंधित बैंक शाखा को इसकी जानकारी दे दी जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को 1 जनवरी 2021 से पहले नए चेक के नियम से अवगत कराने के लिए जागरूक करने को कहा है। इसके लिए ग्राहकों को एसएमएस अलर्ट भेजने को कहा गया है। इसके साथ ही एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान भी इस नई जानकारी से ग्राहकों को अवगत कराने को कहा गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अगस्त महीने में एमपीसी की बैठक में ही इसकी घोषणा कर दी थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जो चेक से संबंधित है। नमस्कार।